Hello everyone. Once again welcome in the Pahal classes VNS. आज की जो क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के जो वेरियस स्टेजेस हैं, फेजेस, विभिन्न जो चरण हैं उसे देखने का प्रयत्न करेंगे और उन चरणों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति अपनी समझ को और अपनी सेंस को और डेवलप करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले चरण पर आने से पहले एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं। पिछले जो 2 क्लासेस हुई थी जिसमें हमने चर्चा किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोटे तौर पर बताया कि राष्ट्र राज्यों के मध्य की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एसेंस क्या है, तो हमें हांस जे मार्गेंथाउ को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, उनकी पुस्तक का नाम ही है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन का मतलब है कि राज्यों के बीच की राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सूचक है। कॉलन के बाद है जैसे पॉलिटिक्स अमंग नेशन कॉलन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कर्ता हैं, जो राज्य हैं, वो क्या चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी पुस्तक जो है वो बहुत कुछ कहानी को क्लियर कर देती है। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। हांस जे मार्गेंथाउ, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। पावर एंड पीस, ये 1948 में इन्होंने किताब को पब्लिश कराया था। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है, यानी जो करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब पावर हर राष्ट्र राज्य प्राप्त करना चाहेगा तो क्या होगा, संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, है ना। ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब एक परिभाषा भी थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि, उसका संवर्धन या उसका संरक्षण पाने की कोशिश करते हैं। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। पिछले क्लास में हमने बताया कि जो IR का क्षितिज है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज से व्यापक है। तो इसमें IR के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक्टर्स हैं, कर्ता, एक्टर्स यानी कर्ता, वो कौन है, राज्य हैं, स्टेट। ये राज्य हैं, राज्य करता हैं। इसके अलावा राज्यों के द्वारा निर्मित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे UN है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसको बोलते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वो वैश्विक संगठन हो चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो, ये सब के सब कैसे हैं, सरकारी संगठन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कर्ता कौन है, तो राज्य है। और राज्यों द्वारा संचालित जो वैश्विक संस्थाएं हैं, चाहे वो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, वो सब हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर ये हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इसमें यदि आप एक्टर्स को देखेंगे, एक्टर्स यानी कर्ता, तो इसमें स्टेट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी हैं, और जो गैर स्टेट है जिसको कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट
लाइक एमएनसी, एमएनसीज और आपके एनजीओ हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी। तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उस संबंध के कर्ता ये सभी के सभी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन सभी कर्ताओं के, इसमें देखिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसमें आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे आईएस या अलकायदा, ये सब के सब क्या है, ये सब गैर राज्यकर्ता हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा देखा आपने, उसका क्षितिज काफ़ी क्या है, व्यापक है, वो विस्तृत है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन सभी कर्ताओं के आपसी जो इंटरेक्शन होते हैं, इनके जो संबंध होते हैं, उसी से इन सब के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे जो संबंध विकसित होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व जो है पावर है, पावर इक्वेशन, शक्ति। ये जो शक्ति का तत्व है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्र आते ही हैं अपने नेशनल पावर को क्या करना है, बढ़ाने, उसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास कैसे हुआ, इसकी ओरिजिन और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन विकास की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि विकास की का कहीं न कहीं से शुरुआत हुई होगी, उत्पत्ति हुई होगी, उसको बोलते हैं जेनेसिस। जेनेसिस उत्पत्ति, इस जेनेसिस के साथ ही इवोल्यूशन चलेगा, विकास। जेनेसिस प्लस इवोल्यूशन साथ साथ चलेगा। तो फिर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उत्पत्ति कब से हो रही है। सबसे पहले यूरोप में 1648 का जो दौर था उसमें 1648 यूरोप में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया की संधि ने यूरोप में 30 वर्ष के युद्धों को समाप्त किया था। 30 ईयर्स जो वार्स चल रहे थे, 30 ईयर वार, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध को उसने समाप्त किया था। 30 वर्षीय युद्ध किसके बीच में हो रहे थे? राजाओं के बीच में हो रहे थे, पोप के बीच में हो रहे थे, यानी धार्मिक जो संगठन थे उसमें थे, जो किंग था उसके बीच में चल रहा था, और साथ ही साथ जो सामंत थे, फ्यूडल सिस्टम के जो तत्व थे, सामंत, लॉर्ड, बैरन, उनके बीच में संघर्ष चल रहा था। और उस संघर्ष का अंत इस संधि ने किया। 1648 में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इस संधि से क्या चीज़ें उभर के सामने आती हैं वो देखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई। इसमें राज्य का कॉन्सेप्ट आया, स्टेट का अवधारणा या कॉन्सेप्ट। आप जो मॉडर्न स्टेट, जिसे आज का स्टेट कहा जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है।
ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से इसने पहली बार राष्ट्र राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य को ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इंट्रोड्यूस किया। और ये राष्ट्र राज्य अपने नेचर में कैसा था? संप्रभु था, सावरेन। संप्रभु राष्ट्र राज्य कैसे थे? संप्रभु थे। और राष्ट्र राज्यों के गठन का आधार क्या था? राष्ट्रीयता थी। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक साथ रहने की भावना होती है, हम की भावना होती है। जो राजनीतिक सीमा है, जो राज्य की जो राजनीतिक सीमा है, उस सीमा के भीतर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, नागरिक हैं, सबके बीच में एक हम की भावना होती है कि हम साथ साथ, यानी जीवन मरण का प्रश्न साथ साथ, हम साथ साथ विकास करेंगे, साथ साथ प्रगति को प्राप्त करेंगे। तो हम की भावना होती है, भावनात्मक लगाव होता है। तो आप देखेंगे कि यूरोप में धर्म के नाम पे, धर्म आप यूरोप में देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन उसमें भी कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट था। इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहा गया, वो प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी है उसमें प्रोटेस्टेंट सेक्शन को फॉलो करता है। तो उसको, बाकी इधर पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र हैं तो उन्होंने कैथोलिक रिलीजन को माना। तो इसके आधार पे राज्यों का गठन हुआ, राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। फिर आप देखेंगे लैंग्वेज के आधार पे राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। बहुत से लैंग्वेज है, नाम सुने होंगे, स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, इटालियन, स्विस, तो ऐसे हैं। फिर नृजातीयता के आधार पे हुआ, जो एक भाषा बोलते थे उन सबका। तो राजा, देखिए जब राज्य का निर्माण हुआ तो उसमें एक फीलिंग थी राष्ट्र के रूप में, तो राष्ट्र के रूप में थी। तो राजाओं ने क्या किया? पोप को और सामंत को, ये जो सावरेन कहलाए, राज्य जो सावरेन कहलाए, संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य का मतलब यही था कि राजा ने, जो किंग है, जो डायनेसिटी है, उन जो राजा है उसने अपनी संप्रभुता का दावा किया, मतलब अपनी सर्वश्रेष्ठता का उसने क्या किया? क्लेम किया। क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो फ्यूडल, जो सामंती शक्तियां थी वो पराजित हो गए थे और जो पोप का सत्ता था वो भी विघटित हो गई थी। आप मध्य युग में देखे होंगे कि दो तलवारों का सिद्धांत था ना। एक तलवार पोप की मानी जाती थी जो सांसारिक, जो आध्यात्मिक विषयों का नियमन करता था, और दूसरी तलवार किंग की थी, राज्य की थी, जो लौकिक विषयों का नियमन करता था। उनके बीच में टकराव, उस टकराव का अंत यहीं पे हुआ। यानी पॉलिटिक्स को क्या किया गया? पॉलिटिक्स को रिलीजन से एकदम अलग कर दिया गया। एक तरह का ये रियल पॉलिटिक्स था कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स एंड रिलीजन। राज्य के मामले में, लौकिक मामले में अब क्या होगा? पोप की कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो ये जो संप्रभु राज्य अस्तित्व में आया, वो राजा थे, राजा की संप्रभुता। राजा ने अपनी सुप्रीमेसी के दावे किए। सुप्रीमेसी, किंग संप्रभु था, कौन? राजा। तो ये राजवंशों का दौर चला। एक केंद्रीकृत शक्ति के तौर पे राजाओं ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। आप देखेंगे उस समय दैवी उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत था, राजाओं के एस्टेब्लिशमेंट का जो दैवी सिद्धांत आया, इस दैवी आधार पर, दैवी सिद्धांत के आधार पर राजाओं ने अपनी सर्वोच्चता को क्या किया? स्थापित किया, है ना? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो राज्य आए और ये संप्रभु राज्य थे। संप्रभु राज्य का मतलब हुआ कि राजनीतिक सीमाएं, यानी जो बाह्य संप्रभुता है और आंतरिक जो संप्रभुता है, कि राज्य के भीतर कोई दूसरी शक्ति दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ सॉवरेनिटी, है ना? संप्रभु यानी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो शुरुआत हो रही थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच की राजनीति थी। तो हर राष्ट्र राज्य, इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने स्थापित किया कि हर राष्ट्र राज्य एक दूसरे राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो संप्रभुता का सम्मान करने का मतलब दो बातें थी, यानी आप आंतरिक संप्रभुता का भी सम्मान करेंगे और साथ ही साथ बाह्य संप्रभुता का भी सम्मान करेंगे।
तो रिस्पेक्ट, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मामला था। उसमें आप देखेंगे कि एक्सटर्नल सॉवरेंटी और इंटरनल सॉवरेंटी दोनों का सम्मान करने की बात थी। इसका मतलब है कि राजनीतिक सीमा पे यानी कोई दूसरी शक्ति किसी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगी, और दूसरी बात कि उस राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संप्रभुता के सम्मान का मतलब क्या था, ये बात थी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर जो माने गए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर, कर्ता, एक्टर्स कौन बने, यही नेशन स्टेट या राज्य। राज्य, ये राज्य थे एक्टर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर कौन बने, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन्हीं राष्ट्र राज्यों के बीच की राजनीति बनी। जो राजनीतिक समुदाय उभर के आया वो कैसा था, इन्हीं राष्ट्र राज्यों के आपसी इंटरेक्शन का परिणाम था। तो ये कॉन्सेप्ट था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इन दो चीज़ों को जन्म दिया। अब आते हैं एवोल्यूशन, यानी उसके जो वेरियस चरण है उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला चरण देखिए, चरण फेजेस देखेंगे, स्टेजेज। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेजेस या फेजेस या चरण, 4 चरण है, 4 हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला जो चरण है वो है वेस्टफेलिया की संधि से शुरू होता है। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई, 1648 से लेकर के 1648 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार, हाँ ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक, ये इसका मतलब है कि 1914 तक। पहला चरण वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई, वहाँ से लेकर के 1914 तक की जो अवधि है उसको फर्स्ट फेज बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला चरण था। अब देखिए इस चरण की कुछ घटनाएं हैं, यदि आप क्रोनोलॉजी को लेकर के चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। कुछ घटनाओं पर ध्यान दीजिए, मेजर घटनाएं क्या थी। और देखिए मेजर घटनाएं थी, पहला घटना तो यही थी 1648 की, है ना, वेस्टफेलिया की संधि। लैंडमार्क और देखेंगे 1713 ट्रीटी ऑफ उट्रेस्ट था। ट्रीटी ऑफ उट्रेस्ट या उट्रेस्ट की संधि, उट्रेस्ट की संधि। और आप देखेंगे 1776 क्या था, कोई बताए, 1776 अमेरिकी क्रांति, ठीक है, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, अमेरिकी क्रांति 1789, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्रदुम इंग्लिश समझ में आ रही है ना, रिवॉल्यूशन क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और क्या महत्वपूर्ण घटना थी, 1815, याद आ रहा है, वाटरलू का युद्ध हुआ था, है ना, वाटरलू का वार, नेपोलियन की हार हुई थी इस वाटरलू के युद्ध में, है ना। फिर देखेंगे इस नेपोलियन जब हारा तो उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिणाम निकल के आया, क्या उसका असर हुआ। और बताइए 1815 में एक और चीज़ थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटनाओं की दृष्टि से, कंसर्ट ऑफ यूरोप या कांग्रेस ऑफ वियना, है ना। कंसर्ट प्रद्युम्न जानते क्या है, कंसर्ट का मतलब होता है सम्मेलन, है ना।
सम्मेलन, कंसर्ट ऑफ यूरोप या कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस का मतलब भी क्या होता है? सम्मेलन ही होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देखेंगे शुरुआत में क्या था? राष्ट्रवादियों का सम्मेलन ही था ना, एक मंच था। कांग्रेस ऑफ वियना, वियना। फिर और कोई महत्वपूर्ण? 1914 तो आ ही जाता है ये वाली घटना, विश्व युद्ध के पूर्व वाला। ये इतनी घटनाएं हैं, इन घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। देखिए क्या हो रहा है। पहला चरण, पहले चरण की जो व्यवस्था बनी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो व्यवस्था बनी, इसको बोला गया वेस्टफेलियन ऑर्डर। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर कैसी विश्व व्यवस्था थी? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर थी। इसका मतलब है कि ये जो विश्व व्यवस्था थी वेस्टफेलियन सिद्धांतों पर काम कर रही थी। वेस्टफेलियन सिद्धांत क्या था? ये थी प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता का सिद्धांत था। क्या अभी बताया ना कुछ देर पहले कि प्रत्येक ये जो विश्व व्यवस्था उभर के आई पहले चरण में, उसमें राज्यों की संप्रभुता को मान लिया गया कि हर राष्ट्र राज्य सिद्धांत क्या है? संप्रभु है। ये प्रत्येक राष्ट्र राज्य उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता का, है ना। यानी उनकी सीमाओं पे कोई हमला नहीं करेगा और दूसरा उस देश के घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये थी। अब आप देखिए, ये तो प्रिंसिपल हो गया। एक्टर्स को देखिए कौन थे? एक्टर्स, इस चरण के एक्टर्स कौन थे? 5 से 6 बड़े यूरोपीय राष्ट्र, 5 से 6 बड़े यूरोपीय राष्ट्र। 5 से 6 बड़े यूरोपीय राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, है ना, इटली था, स्पेन था, डच, नीदरलैंड जिसको डच बोला गया, है ना। ये 5 से 6 बड़े राष्ट्र राज्य थे और इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब होगी तो एक चीज हमेशा नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या? पावर। पावर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय राष्ट्र 5 से 6 हैं, तो क्या चाहते हैं? पावर, पावरफुल, है ना, शक्तिशाली होना चाहते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आने का मतलब ये है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या। ये एक्टर समझ में आ गया। ये 5 से 6 बड़े यूरोपीय राष्ट्र राज्य थे। एक ये हो गए। दूसरे एक्टर्स को आप देखेंगे तो उपनिवेश थे। उपनिवेश जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, है ना। इन देशों में ये जो यूरोपीय 5 से 6 बड़े राष्ट्र थे, राष्ट्र राज्य, इन देशों में जिसमें भारत भी शामिल था, क्या किए थे? कॉलोनी बना के रखे थे, हैं, कॉलोनी। अब ये अलग मुद्दा है कि कॉलोनी क्यों बनाए, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था कच्चे माल को कारखानों के माध्यम से तैयार किया जाता था, पक्के माल के रूप में उसे मार्केट में बेचा जाता था। तो ये माना जाता है कि उपनिवेशवाद की शुरुआत ही इसलिए होती है क्योंकि उनके बाजार छोटे पड़ गए थे। यानी जो यूरोप के जो बड़े राष्ट्र थे वो जो माल को तैयार करते थे, उस माल की खपत के लिए बाजार उनका पट गया था। यानी अब उनके बाजार की क्षमता नहीं थी, तो अपने माल को बेचने के लिए क्या किए? बाहर आए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उन्होंने बाजार ढूंढा और उस बाजार पर कब्जा जमाने के लिए इन औपनिवेशिक शक्तियों में क्या हुआ? 5 से 6 जो बड़े औपनिवेशिक राष्ट्र थे वो
जब राजनीति का जन्म होगा ना, जब टकराहट हुआ तो संघर्ष को बढ़ावा मिला, बल मिल गया। तो आप ये ऐसे समझिए, ये उपनिवेश पहले यानी 5 से 6 बड़े राष्ट्र थे, फिर ये उपनिवेश छोटे छोटे थे, औपनिवेशिक दर्जा इनको हासिल था। ये पावर नहीं थे, है ना, ये क्या थे, परतंत्र थे। ये एक्टर्स के लेवल पे है। एक और एक्टर समझिए क्या था, अमेरिका, यूएसए, अमेरिका जिसको आप कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स, इसने जो है मोनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा था। कौन सा डॉक्ट्रिन? मोनरो डॉक्ट्रिन। अमेरिका अपनी विदेश नीति में मोनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहा था। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। अब मोनरो कौन थे? जेम्स मोनरो, ठीक है, जेम्स मोनरो। जेम्स मोनरो कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना, 1823 में अमेरिका राष्ट्रपति थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जैसे आप देखें भारत की विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन, तो मोनरो डॉक्ट्रिन आया। तो मोनरो डॉक्ट्रिन में क्या था? 2 बातें थी। मोनरो डॉक्ट्रिन में 2 बातें थी। पहली बात ये थी कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप न करने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बताया ना कि यूरोपीय राष्ट्र जो 5 से 6 बड़े राष्ट्र राज्य थे, उनके बीच की राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस समय समझा जाता था। तो अमेरिका जो मोनरो जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के लिए 2 सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला यही सिद्धांत था कि अमेरिका जो है यूरोपीय जो राष्ट्र राज्य हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी अमेरिका अटलांटिक महासागर से इधर ही रहेगा, पार नहीं करेगा। दूसरा चीज़ था कि जो क्षेत्रीय वर्चस्व है, रीजनल हेजेमोनी है, अमेरिका अपनी रीजनल हेजेमोनी को बरकरार रखेगा। रीजनल हेजेमोनी समझ रहे हैं? क्षेत्रीय वर्चस्व जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उस एरिया में अमेरिका जो है किसी भी शक्ति की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब आप समझिए ये ग्लोब है, तो ये वाला इलाका जो है ये क्या है, ये इधर का जो एरिया है ना, ये आपका ऐसे देखिए नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा है ना। तो अमेरिका और कनाडा यानी इस एरिया में, इधर मान लीजिए अटलांटिक ओशन है, ये सब इधर आपका प्रशांत ओशन है ना। तो इस एरिया में इधर अपने बैकयार्ड में किसी भी यूरोपीय शक्ति को फटकने नहीं देगा, ठीक है, यानी ये क्षेत्रीय वर्चस्व। बाकी दुनिया है, एशिया है, अफ्रीका है और इधर और नीचे थोड़ा सा कुछ पोर्शन थे, वहाँ पे आप दखल अंदाजी कर सकते हैं, इधर नहीं घुसने देगा अपने बैकयार्ड में। दो चीज़ें तो आप समझिए। अब देखिए तो इस वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर की राजनीति कैसी थी? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में जो विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र राज्य थे बड़े, वो क्या कर रहे थे? दुनिया भर में अपने कॉलोनी को फैला रहे थे, अपनी औपनिवेशिक शक्ति को लगातार बढ़ा रहे थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, या आपका ये नीदरलैंड है, ये आपका स्पेन है, स्पेन, और भी मान लीजिए ये पुर्तगाल। ठीक है, इतना सही समझिए समझने के लिए। ये है, ये जब अपने पावर को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाजार हथियाने की कोशिश करेगा, अपने उपनिवेश को बढ़ाएगा या अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, पावर को जब बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, ये पावर की साइज जब बढ़ाएगा, ठीक है, और ये सब के सब कर रहे हैं, है ना, सब के सब अपने पावर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये पावर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है।
ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ठीक है, साइज बढ़ रही है। अब जब साइज बढ़ेगी तो आप ये समझिए, और मान लीजिए और साइज बढ़ रही है, ठीक है, ये भी बढ़ा रहा है, पावर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टकरा रहा है। देखा, समझ में आई बात? जब पावर बढ़ेगा, सभी 5 से 6 बड़े जो औपनिवेशिक शक्तियां थी अपनी पावर को बढ़ाएंगी तो टकराहट होगी। तो जो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर है उसको आप समझ सकते हैं जो बिलियर्ड बॉल मॉडल की तरह। बिलियर्ड जानते हैं, एक गेम होता है, खेल होता है, उसमें बॉल एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसी तरह औपनिवेशिक शक्तियां एक दूसरे से क्या कर रही थी? टकरा रही थी। आप ध्यान दीजिए, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थी। हमने पहले ही बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो अराजकता है, एनार्की है। एनार्की का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई विश्व सरकार नहीं है ना? यदि विश्व सरकार रहती तो इन सरकारों के व्यवहार को क्या करती? नियंत्रित करती, है ना? लेकिन विश्व सरकार नहीं है। शक्ति ये मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप से है। हर बड़े राष्ट्र आज अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं। इनके व्यवहार को मर्यादित करने वाली, नियंत्रित करने वाली कोई विश्व सरकार नहीं है। तो ऐसे में हर बड़ा राष्ट्र अपनी सुरक्षा कैसे चाहेगा? अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा कैसे करेगा? तो राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए माना गया कि नेशनल पावर को बढ़ाइए, आर्थिक पावर बनिए, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति बनिए, सैन्य शक्ति बनिए। ये व्यवस्था कैसी थी? सेल्फ हेल्प की, यानी आपको अराजक अवस्था में अपनी सुरक्षा खुद करनी है। राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्र राज्यों के बीच में जो विवाद का, संघर्ष का कारण क्या होता है? सुरक्षा की भावना होती है ना, कि हमारी अपनी सीमाएं सुरक्षित करनी है, हमें अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करना है, और साधन क्या है? पावर है, शक्ति है। तो अब हर राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करेगा तो टकराहट भी होगी, तो ये संघर्ष का कारण बनेगा। तो अच्छा, जब सभी राष्ट्र राज्य अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी शक्ति को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, है ना? ये तो बिलियर्ड बॉल समझ में आ गया ना, टकराहट होगा। जब सब अपने पावर को क्या करेंगे? पावर को इंक्रीज करेंगे तो सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होगा। क्या होगा? सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब होता है सुरक्षा दुविधा, है ना? सुरक्षा दुविधा, ये ठीक है हिंदी? सुरक्षा दुविधा, यानी आप अपनी पावर को बढ़ाएंगे तो आपका सामने वाला क्या होगा? आपसे भयभीत होगा। तो बदले में वो क्या करेगा? वो भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करेगा, है ना? यदि भारत राफेल खरीद रहा है, किससे राफेल खरीद रहा है? फ्रांस से। तो भारत की मिलिट्री पावर बढ़ रही है, तो भारत की सुरक्षा तो मजबूत हो रही है, लेकिन डायलेमा में कौन फंस रहे हैं? पाकिस्तान और चाइना। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि हम कुछ ऐसी विदेश नीति लगाएं फ्रांस के प्रति कि फ्रांस या हमको भी दे दे राफेल, अगर हमको नहीं दे रहा है तो भारत को भी ना दे। राफेल के टक्कर का राफेल ही है, या तो फिर आप जानते हैं ना S-21, S-19, है ना? आप अमेरिका का लेके आइए, है कि नहीं है? वहाँ से ले आइए, या चाइना का J-10, J-20, J-23 इस तरह के लेके आइए। आप समझिए, उस भारत की सुरक्षा, भारत ने राफेल खरीदा, अपनी सुरक्षा को बढ़ाया, तो सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा के लिए खतरा किसको पैदा हो गया? पाकिस्तान और चीन को। भारत के नेशनल मीडिया ने क्या बोला, है ना? अब पाकिस्तान और चीन की नहीं चलेगी, बिल में छुप गए हैं, है ना? जब राफेल आया तो उसका स्वागत कैसे कर रही थी नेशनल मीडिया, ध्यान दीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब पावर बढ़ाने की कोशिश होगी, साइज जब बढ़ेगा तो क्या होगा? सिक्योरिटी डायलेमा आएगा। तो इस सिक्योरिटी डायलेमा से निकलने के लिए राष्ट्र कहाँ जाएंगे? बैलेंस ऑफ पावर
क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब हुआ शक्ति संतुलन। ठीक है, शक्ति संतुलन। प्रत्येक राष्ट्र राज्य क्या करेगा? एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करेगा। व्यवहार में शक्ति संतुलन का मतलब है कि शक्ति का समीकरण उसके पक्ष में ज्यादा हो, दूसरे को शक्तिशाली होने से रोकना, है ना। अच्छा, यह बात सही है कि जब शक्ति बैलेंस होती है ना, संतुलित होती है, तो युद्ध की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, संघर्षों की तीव्रता में भी कमी होती है। अगर आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान है, कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है, प्रत्यक्ष युद्ध होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की शक्ति को संतुलित किए हुए कहीं ना कहीं। दोनों के पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है ना। तो शक्ति संतुलित है। शक्ति संतुलन का मतलब एक तरह का बड़े राष्ट्रों का एक गठबंधन हो गया, है ना। कुछ राष्ट्र मतलब एक समान सोच वाले राष्ट्र या एक समान विचारधारा के राष्ट्र एक दूसरे के साथ गठबंधन में आ गए और मतलब थोड़ी थोड़ी शक्ति सब लेके आ गए, तो एक बड़ी शक्ति बन गई। हाँ, या यह भी देखा जाता है कि जैसे यूरोप में देखिए तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, शक्ति संतुलन अब इस तरह से शक्ति का वितरण इन सबों के बीच में था कि एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते थे। 1853 में आप देखेंगे जो क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया, है ना, उसमें रूस जब ज़्यादा शक्तिशाली बनने की कोशिश किया तो यही यूरोपीय राष्ट्र मिल करके रूस को पराजित किए। 1815 में नेपोलियन ने जब शक्ति संतुलन को डिस्ट्रॉय किया तो 1815 में फिर नेपोलियन को हराया गया, नेपोलियन बोनापार्ट को, तो जाके यूरोप में फिर से शक्ति संतुलित हुई। शक्ति संतुलन राष्ट्रों को यह आश्वस्त करती है कि यदि आप शक्ति संतुलन में आ रहे हैं, है ना, तो आपकी सुरक्षा क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। आपको इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत तौर पे कम कार्य करने पड़ेंगे, संसाधनों का अपव्यय कम करना पड़ेगा। ये है शक्ति संतुलन। और शक्ति संतुलन में अपनी शक्ति को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है और सामने वाले की शक्ति को कम करने की कोशिश किया जाता है। यानी यह ध्यान दिया जाता है कि यदि शक्ति संतुलन में 5 से 6 या 8, 10 जो भी बड़े राष्ट्र शामिल होते हैं, ये देखते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा तो शक्तिशाली नहीं हो रहा है। यदि कोई शक्तिशाली हो रहा है तो बाकी सब मिल करके क्या करेंगे? उसकी शक्ति को कम करने का प्रयास करेंगे या तो उसको हराने का प्रयास करेंगे, ताकि जो शक्ति संतुलन है वो असंतुलन में न बदलने पाए। तो ये चीज़ें थी, आप ध्यान समझ में आ रही है ना। एक चीज़ और है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई शाश्वत मित्र नहीं होता है और न ही कोई शाश्वत शत्रु होता है। एक चीज़ शाश्वत है, वो है आपका हित, है ना, राष्ट्र के संबंध में नेशनल हित, है ना, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझिए कि पावर हो गया, सिक्योरिटी डायलेमा हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया। बैलेंस ऑफ पावर को मान्यता मिली थी 1713 की उट्रेस्ट की संधि से। बताया था ना अभी, घटना याद करिए। इसने स्पेनिश सक्सेशन की जो समस्या थी उसको इसने समाप्त कर दिया। स्पेनिश 1701 से लेकर के 1714 तक स्पेन में जो उत्तराधिकार के लिए गृह युद्ध हो रहे थे, इस उट्रेस्ट की संधि ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। ये बैलेंस ऑफ पावर ले आकर के एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, ये कहीं ना कहीं जो है उट्रेस्ट की संधि से इसको समर्थन मिल रहा है। इसका व्यवहारिक रूप इसमें देखने को मिला कि, है ना, इस समस्या से बैलेंस ऑफ पावर ने इससे निजात दिलाया था। कुछ और डेवलपमेंट देखिए।
इसी में आप देखिए 1776 की जो अमेरिकी क्रांति हुई थी, 1776 की जो अमेरिकी क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति, इस क्रांति ने से क्या हुआ, यूएसए क्या हुआ, पावरफुल बना, है ना, यूएसए बिकेम पावरफुल। प्रद्युम्न इधर देखो, यूएसए क्या हुआ, ये पावरफुल हो गया और 20वीं शताब्दी आते आते क्या हो गया, सुपर पावर हो गया। तो इसी चरण में अमेरिकी क्रांति हुई थी। एक और क्रांति हुई थी 1789 में, है ना, फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने क्या काम किया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इसने देखिए दो चीजें ध्यान दीजिए, एक चीज है पॉपुलर सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता। कैसी संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता का क्या मतलब हुआ, लोकप्रिय संप्रभुता किसे कहेंगे, रूसो का नाम याद है ना, रूसो, जीन जैक्स रूसो। रूसो को मॉडर्न कहते हैं ना, चैंपियन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, चैंपियन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका वो चैंपियन माना जाता है। क्यों, उसके पहले देखिए, ध्यान दीजिए, रूसो से प्रेरित होकर के ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसो वाल्टेयर, राष्ट्रवाद का शुरुआत हो रहा है यहाँ पे। उसने बोला जो संप्रभु कौन होगा, संप्रभु राजा नहीं होगा, क्वीन नहीं होगी, डायनेस्टी नहीं होगा, संप्रभु, संप्रभु कौन होगा, जनता होगी। पॉपुलर, लोकप्रिय संप्रभुता। सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा याद आ रहा है रूसो का, संप्रभुता को कहाँ लोकेट कर देता है, देखिए वो थोड़ा सा विवाद का विषय है कि देखिए वाहन कहता है कि रूसो की संप्रभुता हाब्स का सिर कटा लेवियाथन है, रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का सिर कटा लेवियाथन है। इसका मतलब है कि रूसो की संप्रभु यानी कौन है, सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा वो लेवियाथन की ही तरह है, वैसे ही निरंकुश है, बशर्ते आप उसको, चूंकि उसका शीश कटा हुआ है तो आप उसे पहचान नहीं सकते कि वो कहाँ पे है। एक व्यक्ति में है वो सामान्य इच्छा, एक व्यक्ति की भी हो सकती है, व्यक्तियों के कुछ समूह की हो सकती है ना, या वो पूरे कई व्यक्तियों की हो सकती है कि नहीं है। तो थोड़ा सा वो है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कुल मिलाकर के यदि आप एसेंस को पकड़ेंगे, भाव को पकड़ेंगे, रूसो का जो भाव था, है ना, उसकी जो भावनाएं थी वो किधर थी, पॉपुलर सॉवरेंटी की ओर, है ना, वो संप्रभुता यानी जन कल्याण के प्रति थी, न कि राजवंश के कल्याण के प्रति। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, फ्रांसीसी क्रांति, पॉपुलर सॉवरेंटी का जन्म हुआ, लाक की जो संप्रभुता थी वो कानूनी संप्रभुता थी, है कि नहीं है, संवैधानिक संप्रभुता थी, ठीक नहीं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक संप्रभुता। और जो हाब्स की संप्रभुता थी वो लीगल, कानूनी संप्रभुता थी। तो हाब्स कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं, लॉक राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं, और रूसो लोकप्रिय संप्रभुता। तो रूसो के विचारों से प्रेरित होकर के फ्रांसीसी क्रांति हुई, राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। तो देखिए पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब यही है कि संप्रभु अब कौन हुआ, संप्रभु अब राजा नहीं होगा, डायनेस्टी नहीं होगी, कौन होगी, जनता होगी। फ्रांस की जनता ने क्रांति किया था ना, बात समझ में आई। तो क्रांति जिसने किया, जिसने पावर को सीज किया, है ना, संप्रभु वो हुआ कि नहीं। तो अब यानी जो है जनता का हित, यानी राजा के हित के बदले जनता का हित लोकप्रिय हो गया, है ना, जिसको आप राष्ट्रीय हित कह रहे थे। अभी पहले क्या था, वो राजा का हित था, किंग का इंटरेस्ट था। नाउ बिकम्स, फ्रांसीसी क्रांति ने एक परिवर्तन लाया। वो क्या लाया कि अब राजा के हित के बजाय क्या होगा, राष्ट्र का हित, ठीक है, अब राष्ट्र के हित की बात होगी। और डिप्लोमेसी, जो कूटनीति थी, डिप्लोमेसी, देखिए इसमें भी बदलाव आया फ्रांसीसी क्रांति से, है ना। डिप्लोमेसी में क्या हुआ कि डिप्लोमेट जो क्या करते थे, वो राजा के प्रतिनिधि होते थे और राजा के हितों को बढ़ाने का काम करते थे डिप्लोमेट। अब जो है ये किसके प्रतिनिधि हो गए, जनता के, है ना, जो पीपुल्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए।
तो अब ये जो है राजा के हित के बजाय किसके हित साधना में लगे, राष्ट्र के हित साधना में, व्यवहार में जनता के हित साधना की बात आई। डिप्लोमेट्स का भी देखिए कार्य बदल रहा है। इंटरनेशनल लॉ देखिए उसकी क्या स्थिति थी, दिख रहा है ना ये इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसकी क्या स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो यूरोप के 5 से 6 बड़े राष्ट्र राज्य थे जो अपने उपनिवेशों का विस्तार कर रहे थे, अपनी जो शक्ति को बढ़ा रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उस चीज़ों को यानी यूरोप के जो 5 से 6 बड़े राष्ट्र राज्य थे, है ना, वो जो कृत्य कर रहे थे उनके कृत्यों को वैधता प्रदान कर रही थी इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। और जो संधियां हो रहे थे बड़े राष्ट्रों के बीच में, उन संधियों को मान्यता दिलाने का कार्य हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से। तो देखिए आप समझ रहे हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से कितना बदलाव आया, है ना, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें समझ में आएंगी। ये हमारा अभी पहला चरण है, फर्स्ट चरण। हम लोगों ने 1789 तक का देख लिया इस चरण की बातें, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा था। शक्ति संतुलन स्थापित था, लेकिन जब फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट बनता है तो फिर क्या होता है, फिर से शक्ति संतुलन क्या होती है, बिखर जाती है ना, इम्बैलेंस होता है। शक्ति संतुलन क्या करती है, नेपोलियन के आने के बाद से नेपोलियन ने जो है शक्ति संतुलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि फ्रांस की जो राष्ट्रीय सीमा है, राजनीतिक सीमा, उसका विस्तार करने लगा, ठीक है। शक्ति संतुलन क्या कर दिया, शक्ति संतुलन को विध्वंस किया, किसने, नेपोलियन ने। ये फ्रांस है तो इसकी साइज बढ़ाने लगा, है ना, इसकी बाउंड्री जो है राजनीतिक सीमा, ये जो राजनीतिक सीमा बढ़ाने लगा, यानी पड़ोसी जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनको क्या करने लगा, युद्धों में हराने लगा। अब जितने भी सब थे यूरोप के, जो बाकी के सब बड़े राष्ट्र थे, सब डर गए, भयभीत हो गए, किससे, नेपोलियन से। तो आप देख रहे हैं ना, शक्ति संतुलन, जब शक्ति असंतुलित हो रही है तो बाकी जो बचे बड़े राष्ट्र क्या करेंगे, सब इकट्ठा हो गए। और 1815 में, कब, 1815 में वाटरलू के युद्ध में, है ना, वाटरलू के युद्ध में क्या किया, नेपोलियन को सब पराजित कर दिए, है ना, नेपोलियन को सब पराजित कर दिए और फिर से शक्ति संतुलन स्थापित किए। तो देखिए फिर से शक्ति संतुलन स्थापित किए, तो उसके लिए क्या हुआ था, 1815 में ही 1815 में ही ऑस्ट्रिया का राजकुमार एक थे, क्या नाम था पता है आप लोगों को, हाँ, ऑस्ट्रिया के प्रिंस राजकुमार कौन थे, मेटरनिक, यही थे ना, चार्ल्स मेटरनिक, याद आ रहा है आप लोगों को, चार्ल्स मेटरनिक। इन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना बुलाया, है ना, कंसर्ट ऑफ यूरोप, बड़े राष्ट्रों का एक जो है सम्मेलन बुलाया, कहाँ पे, वियना में, उसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ वियना या कंसर्ट ऑफ यूरोप। उसमें क्या हुआ, देखिए उसने क्या क्या चीज़ें दिया। कांग्रेस ऑफ वियना या वियना सम्मेलन, है ना, कांग्रेस ऑफ वियना, क्या आया निकल करके, जो बड़े राष्ट्र थे उनका एक क्लब बना, है ना, बड़े राष्ट्रों का क्या बना, बड़े राष्ट्रों का क्लब बना, यानी संगठित हुए, और ये क्या करने लगे, दूसरे छोटे छोटे राष्ट्रों को आदेश देने लगे, ठीक है। एक चीज एक परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर को रिकंसेप्चुअलाइज किया गया, है ना, यानी फिर से इसके अवधारणा को और इसमें सुधार लाया गया, बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा में।
और ये माना गया कि एक ऐसी व्यवस्था, शक्ति संतुलन जब पढ़ाएंगे अलग से, ये जो कॉन्सेप्ट में आएंगे वहाँ पे उसको डिटेल में समझाएंगे। बस यहाँ अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि शक्ति संतुलन की अवधारणा को और विकसित किया गया, उसको और स्ट्रक्चर्ड किया गया, है ना, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। तो ये चीज़ें, अच्छा ये ध्यान दीजिए कि कंसर्ट या कांग्रेस इस तरह के हमेशा होते रहते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ का नाम दे दिया जाता है। रीजनल स्तर पे भी हो सकता है, यदि मान लीजिए कि श्रीलंका किसी समस्या से ग्रसित हो गया तो श्रीलंका की समस्या को कैसे छुटकारा दें, उसके पड़ोसी राष्ट्र मिल करके एक कांग्रेस बुला सकते हैं, एक कंसर्ट बुला सकते हैं, है कि नहीं है। जो कोलंबो प्रस्ताव आया था उसमें क्या था, यही था ना कि भारत और चाइना के बीच में जो है जब टकराहट आया था तो कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था, श्रीलंका में पड़ोसी मिल करके बैठे और एक प्रस्ताव पास की, कंसर्ट। तो ये सब चलते रहते हैं। अफ़गानिस्तान को लेकर के देखिए तो रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर के जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, है ना, सऊदी अरबिया हो, या सुरक्षा परिषद को भी हटा दीजिए, उसके सदस्यों को, क्षेत्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान, यदि कोई राज्य ग्रसित है तो वहाँ भी कंसर्ट या कांग्रेस इस टाइप के बुला लिए जाते हैं समाधान देने के लिए। तो ये चलता रहता है। तो आप देखिए कि इस शक्ति संतुलन की अवधारणा को और स्ट्रक्चर्ड किया गया, और इस शक्ति संतुलन ने 1815 से लेकर के 1914 तक क्या किया, यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखा, है ना। शक्ति संतुलन को इसने क्या किया, बनाए रखा। तो आप देखेंगे युद्ध हुए, कोई बड़ा युद्ध हो रहा था, कब हुआ, 1914 में जाकर हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट। लेकिन उसके पहले लगभग कितना साल, 100 साल तक यूरोप में शांति बनाए रखा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, ध्यान दीजिए, यूरोप के बाहर जो एशिया और अफ्रीका थे वहाँ पे क्या था, गदर मचा हुआ था, अशांति मचा हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे कि उपनिवेशों में औपनिवेशिक जो दास्ता है, परतंत्रता है, उसके खिलाफ एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। भारत में भी देखिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था 1885 से ही, है कि नहीं है। औपचारिक तरीके से शुरुआत हुई, उसके पहले भी INS इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी थी ना, छोटे छोटे दल थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे 1885 से शुरुआत हो रही थी। तो आप देखेंगे लेनिन ने बोला कि जो युद्ध हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, प्रथम विश्व युद्ध एक साम्राज्यिक युद्ध था। अधिक से अधिक उपनिवेशों को हड़पने के लिए युद्ध हो रहा था। पहला विश्व युद्ध उसने व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक क्रांति के नेता, है ना, उसने बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, साम्राज्य की युद्ध था, साम्राज्य को बचाने के लिए था, है ना, अधिक से अधिक उपनिवेश हड़पने को लेकर के था, उस उपनिवेशों पे कब्जा जमाने को लेकर के था। समझ में आई ये बात। तो आप देखिए इस तरह से ये पहला चरण रहा, उस पहले चरण की ये घटनाएं थी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, औपनिवेशिक शक्ति उस आंदोलन को कमज़ोर करने में लगातार कामयाब भी हो रही थी। कुछ ऐसे पॉलिसी बना रहे थे उपनिवेशों में औपनिवेशिक जनता के प्रति, है ना। तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, वो वाइट मैन बर्डन का सिद्धांत लेके आए कि हाँ, हे उपनिवेश की असभ्य जनता, हम तुम्हें सभ्य बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, है ना। ये हम तुम्हारे ऊपर शासन करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये श्वेत लोगों का, गोरे लोगों का ये क्या है, बर्डन है कि तुम लोगों का विकास किया जाए, सभ्य नहीं हो, असभ्य हो गए हो। लेकिन उसको जो राष्ट्रवादी नेता थे, है ना, इस चीज़ को समझ लिया था कि ये दरअसल कुछ है नहीं, ये अपने शोषण को जारी रखने का, उसको लेजिटिमेट करने का एक क्या है, तर्क है। तो है ना, जाल में नहीं फंसे, रेशम का जाल, है ना, तो उस जाल में नहीं फंसे और औपनिवेशिक राष्ट्रों
के खिलाफ या औपनिवेशिक गुलामी या औपनिवेशिक परतंत्रता के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत हुई। अब देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेज आता है दूसरा चरण, उसमें जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे वो किस तरह से चीज़ों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, उसमें कौन एक्टर आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण की शुरुआत, दूसरा चरण जो दो विश्व युद्धों के बीच का चरण था, यानी 1919 से लेकर के 1939 तक, ये लगभग 20 वर्षों का दौर ये जो चरण चला। तो इसमें देखेंगे कि उसमें क्या एक्टर थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से संचालित हुई, उसमें क्या क्या नई चीज़ें आ रही थी। आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विषय, एक डिसिप्लिन के रूप में भी इमर्ज हुआ 1919 में आकर के, है ना। उसको हम दूसरे चरण में देखने का प्रयत्न करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास से संबंधित दूसरा चरण नेक्स्ट वीडियो में से हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।